गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजम साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। घरों से निकलने की तैयारी हो गई होगी, ऑफिस पहुंच गए होंगे या घरों से निकलने की तैयारी हो रही होगी। जो भी आप लोग कर रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। जब जुमेरात का दिन होता है तो लोगों को खुशी इस बात की भी होती है कि सिर्फ एक दिन बाकी रह गया, जिनका वीकेंड हफ्ता इतवार का है। वरना कुछ लोगों को ये तो आसरा होता ही है कि चलो हफ्ते का मिड तो आ गया, सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए काउंटडाउन शुरू और फिर एक दिन का वीकेंड नसीब होगा आपको। और सारी नींदें वीकेंड पे ही पूरी होती हैं। और वल्लाह जब आपके इस्लामाबाद का इतना खूबसूरत मौसम हो तो वीकेंड के प्लान भी बनना शुरू हो जाते हैं और लोग दुआएं करने लग जाते हैं कि जो आज का मौसम हमें नसीब हो रहा है वीक डेज में, जो हम ऑफिस जा रहे हैं और जब ऑफिस से निकलते हैं तब बारिश खत्म हो चुकी होती है, तो नॉर्मल डे पे जब हमारी छुट्टी होगी तब भी अल्लाह ताला इसी तरीके से बारिश बरसाते रहना। और जितना हम मौसम को डिस्कस करते हैं और इस्लामाबाद के मौसम को प्रमोट करते हैं, इस्लामाबाद की ब्यूटी को प्रमोट करते हैं, मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान ने इस्लामाबाद का रुख करना शुरू कर देना है सैर सपाटे के लिए। अच्छा मौसम हर कोई चाहता है, हर शहर के लोग चाहते हैं कि उनके शहर में ऐसी बारिश हो, ऐसी ग्रीनरी हो, ऐसी खूबसूरती हो, और ऐसे ही वो सुबह सवेरे ड्राइव करते हुए अपने ऑफिस में जाएं, स्कूलों में जाएं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाएं। इसीलिए हमारे पास खबर भी है कि खैबर पख्तूनख्वा समेत इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जिसकी सूरत-ए-हाल वेदर फोरकास्ट से नजर आना शुरू हो गई। सुबह सवेरे बहुत तेज बारिश हो रही थी, आधे रास्ते में तेज, आधे रास्ते में हल्की बारिश थी पूरे हाईवे पे। और ये मागला वाली साइड पे और इस्लामाबाद में और कहीं बारिश हो ना हो, मागला वाली साइड पे जरूर होती है। और मागला हिल्स के करीब जितने इलाके हैं वहाँ पे बारिश के बाद नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि आपको मरी का गुमा होता है। जैसे आप मरी में घूम रहे हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, गीली सड़कें हैं, दूर तक सब्जा धुला हुआ नजर आता है आपको। और एक और अच्छी बात ये कि इस्लामाबाद के बासी तो इस लिहाज से हैं ही खुशकिस्मत है कि उनको ऐसा मौसम नसीब होता है। लेकिन अगर आप लोगों को इससे भी ज़्यादा इंजॉयमेंट चाहिए और थोड़ी सी और ठंड आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप यहाँ से मूव करें गलियात वाली तरफ। जब इस्लामाबाद का मौसम अच्छा होता है तो ये तो 100% श्योर कि गलियात का मौसम भी बहुत अच्छा होता है। और कश्मीर वाली साइड उधर भी अच्छा होता है। हाँ, कश्मीर वाली साइड तो मरी से ऑनवर्ड्स आप चाहे लेफ्ट को जाएं चाहे राइट को जाएं, नथिया गली वाली तरफ एबटाबाद निकल जाएं या आप कश्मीर की तरफ निकल जाएं, मौसम अच्छा ही अच्छा होता है। लेकिन पूरे मौसम की सूरत हाल पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जरा जानेंगे कि हमारे प्यारे सिंध की, बलोचिस्तान की क्या सूरत हाल है, गिलगित बल्तिस्तान में कहाँ कहाँ बारिश है, और अपना बचाव भी हम लोगों ने रखना है क्योंकि कल सलमा आपने ये शेयर किया था कि ये कहा जा रहा है कि अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। हम ये तमाम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जनाब डॉक्टर सरदार सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मौसम इस्लामाबाद का पिछले तकरीबन एक हफ्ते से बहुत अच्छा चल रहा है, शाम के वक्त तो और खूबसूरत हो जाता है, लेकिन ओवरऑल मुल्क की क्या सूरत हाल है सर? जी देखिए, पंजाब के सेंट्रल पंजाब और फिर अपर पंजाब और फिर उधर केपी के बेशतर इलाके, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, उधर जो बारिशों का स्पेल चल रहा है ये अगले 2 से 3 दिन मजीद जारी रहेगा। मेरे ख्याल में 7 मई तक चलेगा एटलीस्ट, ऑन एंड ऑफ। और बाकी साउथ में सिंध पे से तो ख़त्म हो चुका है, पिछले दिनों कुछ स्कैटर्ड सी बारिशें हुई हैं कहीं कहीं कराची में, इसी तरह से अपर सिंध में और ईस्टर्न सिंध में। तो ईस्टर्न सिंध में कुछ इम्कान है, थरपारकर साइड पे और हैदराबाद साइड पे कोई आइसोलेटेड सी है। इसी तरह से बलूचिस्तान के जो शुमाल मशरकी अजला हैं उनमें इम्कान है कहीं हल्की और कहीं दरमियानी बारिश। लेकिन जो असल स्पेल है, मॉडरेट टू हैवी स्पेल, वो अब नॉर्थ में ही एक तरह से कंसंट्रेटेड है, वहीं शिफ्ट हुआ हुआ है, तो जो कि अगले 2-3 दिन जारी रहेगा। डॉक्टर साहब, गंदम की कटाई का मौसम भी चल रहा है, कुछ लोगों ने गंदम काट ली है किसान भाइयों ने और कुछ अभी प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या खबर है, उनको क्या करना चाहिए इन दिनों में? देखिए उसमें जो भी एहतियात कर सकते हैं करें। उसमें जाहिर है कि हर 12 घंटे बाद हमारी फोरकास्ट अपडेट होती है, इस्लामाबाद ऑफिस जो करता है, तो साथ साथ एग्रोमेट जो हमारी सेक्शन है वो उसमें बाकायदा किसानों के लिए ना एडवाइजेस भी शामिल होती हैं उसमें कि जी इस वक्त आप गंदम कटाई रोक दें, इस वक्त उठा लें, तो उसको फॉलो करते रहें। तो उम्मीद है कि फिर उसमें ना डैमेजेस कम होंगे, अनलेस कि कोई यालाबारी हो जाए खड़ी फसल पर और बहुत तेज़ आंधी चले, जैसे कि कुछ एरियाज में खासकर केपी के शुमाली इलाके हैं उनमें इस तरह का इम्कान है।
तो फिर फसल को नुकसान होता है। अदरवाइज तो मतलब अगर मॉडरेट बारिश हो और बहुत स्ट्रांग विंड्स ना हो, यालाबारी ना हो, तो फिर तो इतना डैमेजिंग नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इस वक्त आजकल हम मई में मौसम की सूरत हाल देख रहे हैं, ऑल्दो इट्स वेरी गुड, लेकिन ये क्या नॉर्मल ही सूरत हाल है या इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसे हमें इतने खूबसूरत मौसम इस वक्त मिल रहा है? नहीं, नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा अनयूजुअल है, क्योंकि मई में आपको पता है कि रवायती तौर पे गर्म महीना होता है, खासकर साउथ में तो गर्म तरीन महीनों में शुमार होते हैं मई और जून दोनों। और मैदानी इलाके पूरे ही पाकिस्तान की गर्मी की लपेट में होते हैं। पिछले साल अगर आपको याद हो तो बड़ी दबा के गर्मी पड़ रही थी इन दिनों, लेकिन इस दफ़ा लकीली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो चल रही है, तो उसकी बदौलत अच्छा है मौसम। और ये कह लें आपके मिड ऑफ मई तक तकरीबन मौसम बेहतर रहेगा, उसके बाद फिर गर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये स्पेल सबसाइड हो जाएगा 7 या 8 को, तो उसके बाद फिर ग्रेजुअली मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ जाएगी। तो मिड ऑफ मई में तो अच्छी फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे पहले सैलाब आ चुके हैं, वहाँ पे ये जो स्पेल चल रहा है इसका क्या असर होगा? क्या वहाँ पे दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है? नहीं, फ्लड अफेक्टेड एरियाज में तो कोई इतनी बहुत ज़्यादा बारिश, ये स्पेल यहाँ से तो अब बिल्कुल ही वो हो गया, सब साइड कर गया। और जो पिछले 3-4 दिन रहा भी था, तो यहाँ कोई ज़्यादा बारिश नहीं हुई है किसी भी जगह पर। कोई इतना लकीली ना ये एरियाज मुतासर नहीं हुए हैं, इसलिए कि यहाँ हैवी स्पेल नहीं रहा। स्कैटर्ड सी बारिश हुई है, कहीं हल्की कहीं दरमियानी, इस टाइप की रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑन अ वेरी वेरी लाइटर नोट, कल जब मैंने शेयर किया कि मौसम की सूरत हाल हम लोग कल डिस्कस करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद होंगे, तो किसी ने बोला कि उनसे वो पूछिएगा कि नौजवान नस्ल का एक ये गिला है कि हम लोग कल की बारिश देखकर आज प्लान कर लेते हैं कि कल हमने यहाँ पर जाना है, ये करना है, वो करना है, और अगले दिन बारिश नहीं होती। सर नहीं, मेरे ख्याल में अब तो खासी हद तक ये गिला दूर हो जाना चाहिए कि कुछ लोग तो हमें मतलब इस हद तक वो हम फीडबैक देते हैं कि जी आपने, फॉर एग्जांपल पिछले मानसून की मैं आपको बात करूं कि आपने कहा था इस टाइम पे बारिश होगी, तो इत्तेफाक से लकीली वो उस टाइम पे भी होती रही है। तो ये कि बस जो मिसिंग इवेंट है ना, वो एक तरह से लोगों को ज्यादा याद रहता है, और जो हो चुका होता है वो इतना याद नहीं रहता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सिंध के अंदर क्या सूरत हाल है, और खासतौर पर कराची की अगर मैं बात करूँ? यहाँ तो मैंने आपसे बताया ना कि बारिशों का स्पेल तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। सिंध में इक्का दुक्का जगह पर, जैसे थरपाकर साइड और बदीन और हैदराबाद इन और जामशोरो और तादू डिस्ट्रिक्ट, इन अजला में कोई इक्का दुक्का जगहों पे है इम्कान अभी आज, और फिर खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ तो गर्मी बढ़ जाएगी अगली, यानी 7 या 8 मई के बाद यहाँ पे टेम्परेचर 40+ में चले जाएंगे बेशतर इलाकों में सिंध के, खासकर वस्ती और बालाई सिंध के जो अजला है, नवाबशाद से ऊपर जैकोबाद, लाड़काना, दादू, इन सब अजला में तो 45, 44, 45 के आसपास टेम्परेचर हो जाएंगे। और आगे के दिन अब गर्मी है, अनलेस के कोई एक और वेव इस तरह की ना आ जाए, अप्रोच ना करे जो कि टेम्परेचर को थोड़ा माइल्ड कर दे। लेकिन सिंध में तो अब गर्मी का ही राज होगा ज्यादातर। भी गर्मी के इस्तक़दार सब चल रहे हैं, तो इस्लामाबाद में ये जो गर्मी थोड़ी सी डिले हुई है, अभी तक हमने वो वाली गर्मी देखी नहीं है जो मई में होती थी। तो आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेड है, कब वो वाला स्पेल शुरू होगा गर्मी का? जी बिल्कुल, वो ये आपकी बारिशों का स्पेल सब साइड करेगा ना जब अगले 3-4 दिन बाद, तो मेरे ख्याल में 10 या ज्यादा 12 मई के बाद फिर मौसम गर्म होना शुरू हो जाएगा। और 10 मई जो होगा, यानी 14, 15, 16 वो जो दिन होंगे, उसमें खासा यानी टेम्परेचर हाई 30s में 38, 40 उस रेंज में जा सकता है। तो गर्मी बढ़ जाएगी। जिस तरीके से गर्मियां डिले हुई हैं, इसी तरीके से ओवरऑल क्लाइमेट चेंज हुआ, तो क्या ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे का मौसम विंटर खास तौर पर वो भी डिले में जाएगा? अब देखिए, इसमें अभी कुछ इतना मतलब कहना कुछ कबल वक्त होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि इस साल गर्मियाँ कम पड़ी हैं। और वैसे मानसून के हवाले से अगर हम बात करें तो उसका भी इम्कान ये है कि बारिशें इस साल निस्बतन कम है मानसून की ना। और उसमें जो पिछले साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी मार्च से लेके वस्त जून तक, तो उसने भी हमारी मानसून बारिशों को एक तरह से बहुत एनहेंस किया था। तो इस दफ़ा चूंकि गर्मी भी कम पड़ी है, और दूसरा जो टेली कनेक्शन होते हैं हमारी बारिशों के, जो पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर, इंडियन ओशन के, वो भी इतने कोई उसके लिए साजगार नहीं है, तो इसलिए मानसून की बारिशें कम है। तो ड्राई सीजन रहेगा, तो जाहिर है फिर वो निस्बतन गर्म रहेगा। ठीक, चलें, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जनाब डॉक्टर सरदार सरफराज। नजम, आई हैव अ क्वेश्चन। शायर ने एक जुमला कहा था कि ये बारिशें भी तुम सी है। अब जो शायर का तुम था, जिस जैसी बारिशें थी,
क्या सबका तुम ऐसे ही होगा? क्या अब ये ये जुमला भी सबके लिए है? देखें, अब वो जो तुम है हाँ। वो मानसून वाली बारिशों को कह रहे हैं, या वो तुम जो है सर्दियों वाली बारिशें, गर्मियों वाली बारिशें? नहीं, पहले उनका तो मेरा तुम आपसे तो ये कोई सवाल बंदा है। होगा ना, उनका हाँ, तो तुम वही तो ना, कोई वो बंदा तो होगा। तुम है, उसकी कैफियत कैसी है? गर्मियों वाली है, सर्दियों वाली है? बारिशों वाली? बारिशों वाली। बारिश बारिशें तो भी गर्मियों तुमसी सर्दियों हैं। के मुख्तलिफ होती है ना। हाँ, ये डिपेंड करता है है, ना? सवाल का अब जवाब चिप ढूंढने की चिप कोशिश वाली करो। बारिश जो हमें मिलती है ये अगस्त और ये चिपकू सितंबर लोगों के के लिए मौसम है। में, ये तो बिल्कुल ही बड़ी ये जो चिपकू अजीब लोगों के किस्म लिए की होगा बारिश ना होती कि है। बारिशें भी तुमसी हैं। लेकिन डिपेंड आजकल की किसकी बारिशें बहुत कैसी है। खूबसूरत हैं, तो आजकल की बारिशों जैसा अगर कोई है तो क्या वो- बात है? हाँ, तो वो आजकल हमसे- की बारिशें तो खूबसूरत है। हाँ, तो वो हमसे तो राब्ता अगर करें। आजकल किसी को कहते हैं तो ये अच्छा वेल, था। आगे बढ़ते हैं और जिक्र हाँ। करते हैं, अब दुनिया रोबोटिक्स में तरक्की कर रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया। कहा जा रहा है कि मेडिकल की भी रिप्लेसमेंट रोबोटिक्स हैं, हाँ। वेटर्स भी रोबोट्स के जरिए रिप्लेस हो रहे Even हैं, anchors सिक्योरिटी भी। गार्ड हो रहे हैं, इवन एंकर्स भी हो रहे हैं। लेकिन आप लोगों को मैं ये बताऊं कि जो सारी टेक्नोलॉजी की दौड़ है, इसमें हम लोग हमेशा जिक्र करते हैं, हमारे मुसलमान साइंसदानों ने बहुत ज़्यादा कीमियाई में जिस तरीके से है, मैथमेटिक्स में जिस तरीके से मुसलमानों का नाम है, उसी तरीके से रोबोटिक्स की भी दुनिया से आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि साइंस के इस अजीम शोबे की जड़ें जो हैं वो भी मुसलमानों से वाबस्ता हैं। तकरीबन 1000 साल पहले के ज़माने में मिलती हैं। इस्लाम के सुनहरे दौर में एक मुसलमान मैकेनिकल इंजीनियर ऐसे गुजरे हैं, बाबाए रोबोटिक्स का जिनको खिताब दिया जाता है, इस्माइल अल जज़री, और 1206 में इन्होंने इंसानी रोबोट का तस्वुर पेश किया था, और ये वही अल जज़ारी था जिसने रोबोटिक्स के शोबे की बुनियाद रखी थी। यस, जबरदस्त, ये तो आपने हमें बहुत अच्छी बात जानना बताई चाहिए है। कि हमारे इस्लाम के जो बड़े गुजरे हैं उन्होंने कितनी तरक्की की है, और यूनानी जो लोग थे उन्होंने आज दिन तक उनकी किताबों से कितना इस्तेफादा वो हासिल कर रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है नजम के इस्लामिक स्कॉलर्स में आप इस्लामिक हिस्ट्रीज को उठा के देखें तो आपको बहुत बड़े बड़े You'll be नाम amazed, मिलते हैं yep. दुनिया के हर शोबे में। यानी आप साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, कल्चर की बात करें, अदब की बात करें, फ़नून लतीफ़ा में बहुत बड़े बड़े नाम आपको मिलेंगे, और वो सब मुसलमान थे। तो आपको चाहिए कि उनको स्टडी करें। Definitely. आपने लेकिन बाकी बातें बताई, कुछ दिनों पहले आपने खबर शेयर की थी। क्या? आपने बताया था कि अब जो थे शहजादा चार्ल्स वो अब हाँ, बादशाह बनने ये वाले हैं, तो उनकी जो definitely. ताजपोशी की तकरीब है उसके लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बरतानिया पहुंच चुके हैं, और वाह। वो इस तकरीब में ख़ास तौर पे शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान इन तकरीबात में शिरकत करते होते हैं, और ये बड़ी पुरवकार एक पुरवकार तकरीब तकरीब होती है। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दौलत मुश्तरका के रहनुमाओं के इजलास में भी शिरकत करेंगे, और इसी हवाले से रिपोर्ट तैयार की है रिपोर्ट है शाहरुख शफी ने। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोएम की ताजपोशी 6 मई को वेस्टमिनिस्टर एबे में होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ताजपोशी की तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। दौलत मुश्तरका के रुकन मुल्कों समेत दुनिया भर से आलमी रहनुमा भी ताजपोशी की तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे हैं। ताजपोशी की रस्म 1000 साल पुरानी है। किंग्स चार्ल्स सोएम 1066 से शुरू होने वाली बादशाहत के 40वें बादशाह होंगे। किंग चार्ल्स और उनकी अहलिया बल्का कंसोर्ट कमेला की ताजपोशी की रस्म कदीम बरतानवी रवायात की अक्कास होगी। बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की जड़ें मुश्तरका तारीख और कसीरुल जहती रिश्तों से जुड़ी हैं, जो कई दहाइयों के दौरान मजीद मजबूत हुए हैं। बरतानवी बादशाह और शाही खानदान पाकिस्तान की अजीम दोस्त रहे हैं। लंदन में अपने क़याम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दौलत मुश्तरका के रहनुमाओं के इजलास में शिरकत करेंगे। 56 रुकन मुल्कों पर मुश्तमिल दौलत मुश्तरका अमन, तरक्की और खुशहाली और जमहूरियत के फ़रोग़ के मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान भी तंजीम में अपना मौसर किरदार अदा कर रहा है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें होंगी, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात बिलखसूस इक़्तिसादी और तजारती शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। शाहरुख शफी, पाकिस्तान तालमी न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त मौजूद हैं बरतानिया में, और ये तकरीब भी बराह रास्त आप सभी लोगों के पास पहुँचेगी और आप लोग देखेंगे, इससे महजूज़ होंगे। और बरतानिया इसी तरीके से अपनी किंगडम को बरकरार रखते हुए एक नए बादशाह का इंतखाब करते हुए अब शहजादा चार्ल्स से बादशाह चार्ल्स में होने वाले हैं। बिल्कुल। अब जिक्र करते हैं ख़वातीन और हज़रात आहिस्ता आहिस्ता जानलेवा सिगरेट नोशी की। एक मिनट, सिगरेट जानलेवा है या नोशी जानलेवा है? अच्छा, अगर आप सिगरेट से मरना चाहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप मरेंगे, लेकिन अगर आपको जल्दी जो है वो दुनिया से जाने की है तो आप किसी नोशी को ढूंढ लें।
ठीक है? This one is good. On a lighter note of course, लेकिन ये जब सिगरेट नोशी कहा जाता है कि जानलेवा है तो लोग पूछते हैं कि नोशी ने क्या किया है, सिगरेट तो ठीक है। हाँ। अच्छा, सिगरेट नोशी का अब सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ ड्रग्स कैंपेन हम लोग देखते हैं जिसमें स्टूडेंट्स के साथ भी ड्राइव्स की जाती हैं, इंटरनेट पर मीडिया पे बैठ के डिबेट्स की जाती हैं, लेकिन एक शख्स ने अनोखा तरीका अपनाया सिगरेट नोशी से अपने आप को भी रोकने का और दुनिया को ये मैसेज देने का कि सिगरेट जानलेवा है। इसके लिए उस शहरी ने अपने आप को, इब्राहिम युसल उनका नाम है, और उन्होंने सिगरेट पीने की आदत से जान छुड़ाने के लिए अपने सर पर पिंजरा बांध लिया ताकि वो सिगरेट ही ना पी सके। वंडरफुल। इस तरीके को पहले तो लोगों की जानिब से मजाक समझा गया, लेकिन फिर तुर्क शहरी की इस सर पर पिंजरा बांधने की तस्वीर और वीडियो सामने आई जो कि वायरल होगी और इब्राहिम को दुनिया भर में सराहा भी जा रहा है कि ये उनकी तरफ से एक एहतजाज करने का भी तरीका है और अपने आप को रोकने का भी तरीका है। आप लोगों के टीवी स्क्रीन के सामने जो आ रही हैं फुटेजेस, ये वही हैं इब्राहिम युसल, और बहुत अरसा इन्होंने सिगरेट नोशी की जिसकी वजह से इनकी हेल्थ भी ख़राब रही है, हॉस्पिटल तक ये पहुँचे। इसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि जब मेरी ये सूरत हाल हो सकती है तो दुनिया की क्या हालत हो रही होगी। इट्स क्वाइट फनी कि आप अपने आप को रोकने के लिए जरूरी नहीं है कि पूरे मुंह को आप बंद कर लें, आप मुंह पे टेप लगा लें। उनका एहतजाज का अनोखा तरीका है ताकि दुनिया में मैसेज भी स्प्रेड हो। अगर वो एहतजाजन अपने तरीके से किसी और तरीके से करते तो शायद ये खबर इतनी वायरल ना होती कि पाकिस्तान टेलीविजन में सुबह पाकिस्तान में हम लोग डिस्कस कर रहे होते। लेकिन अच्छा इंटरेस्टिंग है ये, मतलब मुझे हंसी भी आ रही थी। और आपको पता है खाना खाने के लिए आपने नहीं बताया कि उनकी बेगम उनका ताला खोलती थी थोड़ी देर के लिए पिंजरे का, उनको खाना खिलाती थी और फिर वो ताला बंद कर देती थी। तो वो बातें कर सकते थे लेकिन खा नहीं सकते थे। इंटरेस्टिंग था ये। लेकिन जब भूख लगती है तो इंसान खाने के लिए कुछ भी जतन कर सकता है, कुछ भी करता है। और ऐसा हुआ, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पेश आई जनूबी कोरिया में। हुआ क्या कि आर्ट वर्क था, उस आर्ट वर्क के अंदर दीवार पे एक केला मौजूद था। अब एक बंदे को भूख लगी थी, उसने आर्ट वर्क में से वो केला निकाल के खाया और छिलका वापस चिपका दिया। ये पहले की तस्वीर है और अगर बाद की तस्वीर भी हमारे सामने आ सके। अब ये इस तरीके की सूरत हाल थी कि ये वहां पर पहुंचे हुए थे और इनको भूख लग रही थी। अब भूख लग जाए बंदे को तो उसमें उसकी गलती तो नहीं है ना सलमा? ये तो बात ठीक है। तो अच्छा नजर, खाने पीने की वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अभी क्योंकि सरदार सरफराज साहब ने बताया कि गर्मियां अच्छी वाली स्टार्ट होने वाली हैं 12-13 मई के बाद, तो गर्मियों में दो चीजें बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं खाई जाती हैं, पी जाती हैं। एक तो कहा जाता है सत्तू, उसकी तासीर बड़ी ठंडी होती है, और एक तुख मलंगा। तुख मलंगा जो है ना वो बड़ी एक देखने में वो भी है और बहुत ब्लैक से सीड्स होते हैं और उसको पानी में भिगोते हैं, फिर उसमें शुगर डालते हैं, लाल शरबत डालते हैं और उसके बाद वो बड़ा एक लाल शरबत डालते हैं, दूध डालते हैं, दूध भी डालते हैं। तो ये तुख मलंगे के फायदे क्या हैं और गर्मियों में क्यों पीना चाहिए, आयशा रफीक आपको बताएंगे अपनी रिपोर्ट में। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और दीगर मादनियात से भरपूर तुख मलंगा कुदरत की जानिब से इंसान के लिए सेहत का एक ख़जाना है, जिसके इस्तेमाल से मजमूई जिस्मानी कारकर्दगी बेहतर होती है और सेहत पर जादुई असरात मुरतब होते हैं। माहिरीन ग़िज़ायत के मुताबिक तुख मलंगा विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर ग़िज़ा है। इसमें दूध के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा कैल्शियम और सिट्रस फलों के मुकाबले में 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ये तासीर में ठंडा और फ़वाइद में बेमिसाल है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 खाना हजम करने में मदद करता है, मैदे की तेज़ाबियत भी ख़त्म करता है, पेट और आंतों की सफाई करता है। इसके अलावा नींद और मुदाफ़ियती निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के साथ साथ ये हाई कोलेस्ट्रॉल से महफूज रखता है और दिमाग को तक़वियत देता है। तुख मलंगा के तेल में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो चेहरे और हाथों पर बढ़ती उम्र के असरात को रोकने में मदद देते हैं। तुख मलंगा का दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल आपकी रोज़ाना की जिस्मानी ज़रूरत के मुकाबले में 18% तक कैल्शियम मुहैया करता है। गोया आपने तुख मलंगा को देखा या इसके बारे में सुना तो होगा, मगर आज आप इसके इस्तेमाल के फ़वाइद भी जान गए होंगे। चलें जी, जितने फ़ायदे आयशा ने बता दिए, मेरा ख्याल है सबको शुरू कर देना चाहिए डेली 1 ग्लास। हाँ, और आप लोगों के पास अगर गेस्ट भी आते हैं तो उनको भी पिलाया करें, अच्छी चीज़ होती है। और क्या वैसे आप जो है इसको रेगुलरली बेसिस पे या हफ्ते में या किस तरीके से आपका है कोई लगाव? मुझे अच्छा तो लगता है वंस इन अ ब्लू मून में, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं। मेरी तरफ तो ये डेली का चीज़ है और बहुत और अभी आजकल तो कैंड फॉर्म में भी आपको मिलता है डिफरेंट फ्लेवर्स में मार्केट में। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों के साथ हम कोई भी रिसर्च शेयर करते हैं तो वो हमारी रिसर्च के उस रिसर्च के ऊपर हम लोग जो खबर हमारे तक पहुंचती है उसको देखकर आप लोग तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आप लोगों की अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको एक दफ़ा काउंटर चेक किया करें, ये बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो हमारी जिम्मेदारी है कि आप लोगों तक सही तरीके से बात पहुंचाई जाए।
क्योंकि अगली जो खबर है वो देखकर मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई, लेकिन अगेन ये रिसर्च थी जो जर्नल ऑफ अमेरिकन जेरियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से की गई थी, और ये खास तौर पर रिसर्च है 50 से 65 साल की उम्र के अफराद के लिए, कि वो बुजुर्ग अफराद जो इस वक्त जिनको इतना काम नहीं है, या अगर काम है भी लेकिन वो लोग अगर इंटरनेट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन पर एक्टिव रहते हैं और डिफरेंट तरीके से अपने आप को बिजी रखते हैं, तो उनमें डिमेंशिया के केसेस की तादाद कम है, और डिमेंशिया से आप बच भी सकते हैं। और भूलने की बीमारी डिमेंशिया है, तो भूलने की बीमारी का काउंटर उन्होंने ये निकाला है कि जो लोग ज़्यादा अपने आप को एक्टिव रखते हैं इंटरनेट के ऊपर, लोगों के साथ सोशल इंटरेक्टिविटी में अपने आप को बिजी रखते हैं, उन लोगों के भूलने की बीमारी के चांसेस कम है। अब ये एक वहां पर रिसर्च की गई और बाकायदा तौर पर अमेरिकन एक डिपार्टमेंट ने उसकी तरफ से रिसर्च की गई होगी, तो आउटकम्स उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। लेकिन हम लोग ये भी जिक्र करते हैं कि बच्चों के लिए कितना हार्मफुल है कि अगर वो एक्सेसिव यूज ऑफ इंटरनेट करेंगे। अब आई डोंट नो कि एक बच्चे और बुजुर्ग के दिमाग में कैसे ये जो रिसर्च हमने शेयर की है, इस पे रिसर्चर्स बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहते हैं कि इस पे मजीद रिसर्च की जाए। ये भी वही डिपार्टमेंट कह रहा है, रिसर्च ये देख के जो है यही बात मुझे भी सामने आई तो थी। इसके साथ, लेकिन आपको ये क्यों लगा कि बुजुर्गों के पास बहुत ज्यादा काम नहीं होते? बुजुर्गों के पास बड़े काम होते हैं। वो आपने सुनी है वेला बाबा, आपने एक वो नज़म सुनी है? नहीं, मैंने वो नहीं सुनी, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनके पास बड़े काम होते हैं। वो पुराने कपड़े निकाल के तय करने लग जाएंगे, वो रजाइयाँ रखने और निकालने के काम में लग जाएंगे, वो गमले उठा के जैसे मतलब वो कुछ भी लग जाएंगे, लेकिन वो काम करते रहेंगे। वो अपने आप को मसरूफ रखना अच्छा लगता है उन लोगों को। एनीवेज, अब मैं आपको बताती हूँ जनाब एक बहुत ज़बरदस्त खबर, खुशी की खबर, वो ये है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने एक बहुत बड़ा संग मील अबूर कर लिया है। बच्चों की कामयाब ओपन हार्ट सर्जरी जो है वो कर ली गई है, इसका आगाज हो चुका है। अब छोटे बच्चों की सर्जरी एक बड़ा सेंसिटिव काम होता है, और ओपन हार्ट सर्जरी इज़ वेरी 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 सेंसिटिव, क्योंकि किसी और ऑर्गन की जब आप सर्जरी करते हैं उस वक्त आपकी पूरी बॉडी मशीन के ऊपर मुंतकिल नहीं होती, लेकिन ओपन हार्ट सर्जरी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें ह्यूमन बॉडी को मशीन के ऊपर सांस लेने के लिए मुंतकिल किया जहां पर हम लोग जिक्र करते हैं और बात करते हैं मुख्तलिफ सूबों की, तो वहीं पर सिंध के अंदर मेडिकल की फैसिलिटीज़ को हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि सिंध में मेडिकल की सूरत हाल बहुत अच्छी बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है, और सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के डॉक्टर्स की तरफ से ये कामयाब सर्जरी की गई है। मजीद आपको बताएंगे ज़मीर अब्बास अपनी रिपोर्ट में। औलाद तकलीफ में हो तो वालिदैन भी अज़ियत से दो चार रहते हैं और दोनों की जिंदगी एक मुश्किल इम्तिहान बन जाती है। ऐसी ही तकलीफ से 5 साल नन्ही ज़ैनब भी गुजरी। पहली औलाद की खुशी मिलने के 1 साल बाद ही ज़ैनब के दिल में सुराख की खबर से वालिदैन की खुशियां मांद पड़ गईं। तकलीफ दे लम्हा और कम माली वसाइल के बावजूद वालिदैन नाउमीद नहीं हुए और बच्ची को पंजाब से कराची इलाज के लिए SIUT ले आए। ये इनको था तो बचपन से ही, लेकिन हमें तो 1 साल के बाद पता चला। गरीब आदमी एक बिल्कुल देहात का रहने वाला जो है ना, वो बड़े हॉस्पिटल तक, सरकारी तक ही जा सकते हैं, प्राइवेट तो जा नहीं सकते। यहाँ SIUT में हमने चेकअप करवाया तो 1 महीने के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस हो गया। अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको पता है औलाद से ऊपर तो कोई चीज़ नहीं होती। SIUT में रवां साल जनवरी में खुलने वाले पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के शोबे में पहला ऑपरेशन ज़ैनब का हुआ, जो कामयाब रहा, और माहिर डॉक्टर्स की टीम ने बिला मुआवजा ज़ैनब और इसके वालिदैन की खुशियां लौटा दी। SIUT में हार्ट का जो ऑपरेशन है, और ख़ासतौर पे बच्चों के हार्ट का ऑपरेशन, वो पहले कभी भी नहीं था। पहली सर्जरी ही करना सबसे मुश्किल काम होता है। अब पहली सर्जरी से 0 to 100 बहुत रैपिडली होगा। क्लोज टू 90% बच्चे जिनको के दिल के अमराज हैं, अगर उनको टाइमली मैनेजमेंट मिल जाए, अच्छी केयर मिल जाए, दे कैन परफॉर्म एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल। ज़ैनब और उसके पेरेंट्स जो हैं, उनका हम हमेशा से ही उनको याद रखेंगे और थैंक भी करेंगे कि उन्होंने हमको ट्रस्ट किया, और उसकी वजह से फिर हमको ये कामयाबी भी मिली। कराची में तकरीबन 5000 बच्चे हर साल पैदा होते हैं जिनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है। तो इस साल उम्मीद है कि हम 2023 के अंदर अबाउट 100-150 केसेस कर सकेंगे। SIUT के बानी डॉक्टर अदीब रिजवी के अवामुन नास की खिदमत का नस्बुल ऐन लिए ये इदारा कई खानदानों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर चुका है। इस इदारे में लाखों का इलाज मुफ्त में किया जाता है, और अब नए शोबे के क़याम से ज़ैनब जैसी लाखों बच्चे बच्चियां फैज़याब होंगे। सच्ची लगन और अनथक मेहनत से इंसान ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। SIUT में 5 साला ज़ैनब की कामयाब ओपन हार्ट सर्जरी भी इसी जज्बे की एक मिसाल है। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची।
ये जो इस एक पर्सनलाइज स्टोरी थी एक बच्चे की जिसके दिल में सुराख था, ये हज़ारों या लाखों ख़ानदानों के लिए उम्मीद की बहुत बड़ी किरण है, क्योंकि बहुत से बच्चे दिल में सुराख के साथ पैदा होते हैं और पेरेंट्स फ़ौरन से हिम्मत हार जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे केसेस को देखा अपनी आंखों से कि पेरेंट्स के लिए ज़ाहिर है अगर कई सालों के बाद अल्लाह ताला ने किसी फैमिली को औलाद की नेमत से नवाजा और खुदा न खास्ता ऐसा कोई प्रॉब्लम निकल आया, तो वो लोग तो बिल्कुल उनकी दुनिया अपनी ख़त्म हो ज़िंदगी, सही जाती है, बात है, उनके सही लिए बात वहीं पे फुल स्टॉप लग जाता है कि वो बच्चे को तकलीफ में भी नहीं देख सकते और इलाज करवाना एक तो महंगा, फिर इस तरह मुमकिन नहीं था। ये बड़ी ज़बरदस्त खबर हमने शेयर की है कि अब आप सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट में जा सकते हैं, वहाँ पे बच्चों की कामयाब सर्जरीज अब होंगी और इसका आगाज़ भी हो चुका है जिस पर आपने स्टोरी अभी देखी। अल्लाह इसी तरीके से पाकिस्तान को मज़ीद जो है हर शोबे में तरक्की अता करता रहे, आमीन। ऑस्ट्रेलिया से खबर शेयर करते हैं जहां पर एक माहिर मछेरे थे जिन्होंने दुनिया में अपना नाम अपनी फील्ड में कमाया। उनका नाम था 65 साला वो थे और केविन डारमोडी। लेकिन वो एक दिन जब इसी तरीके से फ़िशरीज़ की गर्ज से निकले और वहाँ पर शिकार करना था उन्होंने मछलियों का, लेकिन वो ख़ुद मगरमच्छ का शिकार हो गए और अब ये पुलिस ने इलाके में तकरीबन 2 दिन की तलाश के बाद 2 बड़े मगरमच्छों को हलाक किया और उनमें से एक के अंदर से इंसानी जिस्म की बाकियात मिली हैं। बाकायदा तौर पर अभी उसका DNA तो नहीं किया गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये 65 साला केविन की ही लाश है। तो इस तरीके से जब आप अपनी एक रिसर्च में निकले होते हैं और आप अपने काम के ज़रिया माश पे निकले होते हैं और ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो बड़ा दुख होता है। अच्छा, जब आपके पास पैशन होता है ना किसी भी चीज़ का, तो इस तरह के वाक़यात एक्सपेक्टेड होते हैं लेकिन आप डरते नहीं हैं। आपको याद होंगे सतपारा साहब जो पहाड़ों से मोहब्बत थी जिनको हमने गाना भी उन्हीं से मंसूब कर दिया, वो पहाड़ों पे गए वहीं पे खो गए और बाद बनाई जैसे उनके लिए एग्जैक्टली। और इसी तरह ये खबर जब हमने देखी तो मेरे जहन में सबसे पहली बात ये आई कि इस शख्स को पानी से मोहब्बत थी, मछलियों के लिए पानी के अंदर जाना। अब देखिए वो ख़तरनाक जगह थी, उनको पता था यहाँ पे मगरमच्छ मौजूद है लेकिन वो फिर भी चले गए, अपनी जान की परवाह नहीं की। तो ये चीज़ें जो हैं हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन एहतियात बरतनी बहरहाल ज़रूरी होती है। ये तो खबर आपने शेयर कर दी, लेकिन मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बड़ी मुनफरिद खबर। हम कई बार शेयर कर चुके हैं 3D प्रिंटर्स की मदद से बिल्डिंग बनाना एक दिन में मुमकिन होता है। आप घर बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो अब पहली 3D मस्जिद तामीर की जाएगी 3D प्रिंटर की मदद से, और ये हो रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में। दुनिया की पहली 3D मस्जिद होगी ये 3D प्रिंटेड मस्जिद। और दुबई के महकमा इस्लामी उमूर के शोबा इंजीनियरिंग के जो सरबरा हैं अली मोहम्मद अलहयान अस्वादी ने बताया कि 2 मंजिला मस्जिद जो है ये 2000 स्क्वायर मीटर रकबे पर तामीर की जाएगी, जिसमें 600 नमाजी अफराद जो हैं वो मौजूद होंगे एक वक्त में, इतनी गुंजाइश होगी वहाँ पे। और मस्जिद रमा साल के आखिर में इसकी तामीर का आगाज़ होगा, 2025 तक ये मुकम्मल हो जाएगी। और बहुत बड़ी मस्जिद है, 2 फ्लोर्स हैं इसके, तो ज़ाहिर है ये टाइम टेकिंग तो है, लेकिन मनसूबे पर काम शुरू कर दिया गया। अच्छा, बहुत अच्छी आपने खबर शेयर की है और इसी हवाले से हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी काम कर रहे हैं, वो भी इसी तरीके से बढ़ते जाएं और पाकिस्तान में भी कोई ऐसी बिल्डिंग बने। लेकिन मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा फुटबॉल की दुनिया के 2 बड़े सितारे जो हैं उनके हवाले से खबर, और इन 2 सितारों की जिंदगी एग्जैक्टली मेसी और रोनाल्डो दोनों की ही खबर है। लेकिन इन दोनों की जिंदगी ऐसे चल रही होती है, कभी एक का फायदा हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा होता है, और एक की कभी जिंदगी अच्छी चल रही होती है, नुकसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। एक वक्त में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हवाले से ये खबर है कि मायानाज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया में सबसे ज्यादा आमदनी कमाने वाले खिलाड़ी जो है वो बन चुके हैं और बैनुल अक़वामी जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक तकरीबन 12 माह में उन्होंने $136 मिलियन कमाए हैं। वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी 130 पर हैं, जबकि मबापे जो तीसरे नंबर पर आए थे वो 120 मिलियन के साथ तीसरे नंबर पर ही मौजूद हैं। अच्छा, ये तो होगी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हवाले से खबर, जो खेल रहे हैं सऊदी अरब के क्लब की तरफ से अब, और वाकई पुर्तगाल से उनका ताल्लुक है। लेकिन दूसरी तरफ लियोनेल मेसी जो हैं वो जो वर्ल्ड कप के फातेह भी जिनको माना जाता है, समझा जाता है, वो अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए फैमिली के साथ सऊदी अरब पहुंचे, तो उनके क्लब जो पेरिस सेंट है उसने उन्हें तकरीबन 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया है। और क्लब की तरफ से ये भी कहा गया है कि हमारे मुआहदे से इन्होंने हेरा फेरी की है और इन्होंने नहीं बताया, और मौसम गर्मा में इनको यहीं पर रहना था, और सऊदी अरब में सयाहत के लिए मेसी को सफ़ीर का दर्जा मिला हुआ है, क्योंकि आजकल सऊदी अरब हर चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। तो दारुल हुकूमत रियाज में वो मौजूद थे और तकरीबन 2 हफ्ते की उन पर पाबंदी लगा दी गई है। क्या बात है, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई है कि अगर गलत काम करेंगे पाबंदी लग सकती है, चाहे आप कितने बड़े स्टार क्यों ना हो, चाहे आप मेसी हो, चाहे आप रोनाल्डो हो, कुछ भी हो। एनीवेज, आपको पता है छोटी छोटी चीज़ों से इंसान मशहूर हो जाते हैं।
लेकिन एक कॉकरोच कैसे पॉपुलर हो गया, कैसे? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इस कॉकरोच ने नाम अपना दर्ज करवा लिया। वही तो गिनीज हुआ बुक ऑफ ये वर्ल्ड कि- रिकॉर्ड पे शक है। अच्छा, मेट गाला चल रहा था, बड़ी मजे की बात है, मेट गाला चल रहा था, स्टार्स आ रहे थे, जा रहे थे, तस्वीरें बन रही थी रेड कार्पेट पे, एक कॉकरोच ने एंट्री मारी। ये देखें जनाब, और ये इसका नाम इसलिए दर्ज किया गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कि ये सबसे ज़्यादा लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने। देखिए कैमरास भी उसको फोकस कर रहे हैं, उसकी वीडियोस भी बन रही हैं डिफरेंट कैमरास से, और सोचें अगर सुबह पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है तो मशहूर तो हो ही गया ये। सही बात है। और ये इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि कॉकरोच हिट हो गया तो अगर कोई और भी वहाँ पर चीज़ होती तो वो भी हिट हो जाती। वेल, खबरों का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म हुआ। बहुत अहम टॉपिक, कैसे हम लोगों ने अपने बच्चों की जिम्मेदारियाँ निभानी और बच्चों को तैयार करना है अगले माशरे के लिए और एक कम्पीट करने के लिए, और उनको एक हम लोगों ने इमेजिनरी जो वर्ल्ड बनाई होती है ना, उससे निकाल के रियलिटी जो है उसको दिखाना है और दुनिया में एक ये बताना है कि दुनिया इस तरीके से चलती है और इसी तरीके से आपने बिहेव करना है। एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे सुबह पाकिस्तान के साथ। आप अपनी पसंद के बहुत सारे वो प्रोग्राम्स देख सकेंगे जो पीटीवी की पहचान थे और आपकी यादों में आज तक जिंदा हैं। यानी बच्चों के प्रोग्राम थे, या हमारे पुराने ड्रामे थे, या म्यूजिकल शोज थे, कॉमिक प्रोग्राम्स थे, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता था, हमेशा याद रहता है पीटीवी के हवाले से, वो सब मौजूद होगा और आप देख सकेंगे बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी में, और आप इंजॉय कर सकेंगे दोबारा से पीटीवी को उसी तरह जैसे आप पहले इंजॉय करते थे। सो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान टेलीविजन और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा पीटीवी फ्लिक्स पे। पीटीवी फ्लिक्स पाकिस्तान का पहला डिजिटल ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहां पाकिस्तान टेलीविजन के सारे मशहूर और मकबूल ड्रामे, म्यूजिक शोज और वो सारे इवेंट्स जिन्होंने आपके दिलों पे राज किया, आप दोबारा देख सकते हैं, वो भी डिजिटल क्वालिटी पे। तो जनाब अभी डाउनलोड कीजिए पीटीवी फ्लिक्स और उन सुनहरी यादों को ताज़ा कीजिए जो पाकिस्तान टेलीविजन का खासा है। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत अहम टॉपिक के बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। समटाइम्स हम मिसालें देते हैं कि बाहर के ममालिक में ऐसे होता है, मगरबी दुनिया में ऐसे होता है, लेकिन उनकी सोसाइटी में और हमारी सोसाइटी में वैल्यूज़ का डिफरेंस है बहुत बड़ा। हमारे यहाँ बच्चों को इतनी जल्दी इंडिपेंडेंट नहीं कर दिया जाता, इतनी जल्दी उनके अखराजात नहीं छोड़ दिए जाते। हमारे यहाँ बच्चा यूनिवर्सिटी तक जाने तक पेरेंट्स के ज़िम्मे उसके अखराजात भी होते हैं, उसकी देखभाल भी होती है, उसकी तरबियत भी होती है तालीम के साथ साथ। वेस्टर्न सोसाइटीज़ में बहुत जल्दी पेरेंट्स लाताल्लुक़ हो जाते हैं। तो ये जो दोनों डिफरेंसेस हैं, इस दौरान बच्चे की जो तरबियत होती है, जो उसके इर्तिकाई मराहिल होते हैं, उनमें पेरेंट्स का रोल क्या रहता है और क्या होना चाहिए। ख़ास तौर पे हम अपनी सोसाइटी की बात करेंगे कि पाकिस्तान में पेरेंट्स कैसे हों, वो अपने बच्चों पे सख्ती करें, नरमी करें, किस वक्त सख्ती करें, कितनी सख्ती करें और किस अंदाज में उन पे सख्ती करें, और क्यों सख्ती करें, क्यों करें। हनान समी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पहले भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम हनान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमने गालिबन पहले भी एक दफ़ा इस टॉपिक पर डिस्कस किया था, लेकिन ये ज़रूरी टॉपिक है और बहुत सारे हमने इसके पहलू डिस्कस कर लिए हैं। बच्चों की तरबियत ओवरऑल हम लोग देखते हैं और टेक्नोलॉजी के एरा में तो माँ बाप के लिए भी ज़रा टफ़ होता जा रहा है, क्योंकि माँ बाप भी उन तौर तरीक़ों से वाकिफ़ नहीं है जो अब बच्चों को अपने क्लास फेलो से मिलते हैं। सो हम अब पहुँचते हैं ज़रा इस एज में कि स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है।
सो अब माँ बाप को कैसे चाहिए कि अपने बच्चों के तफरीह के टाइम को और पढ़ाई के टाइम को मैनेज करें और साथ ही साथ अपने साथ बिठाने का जो एक तरबियती अमल होता है उसको भी मैनेज किया जाए। सो ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, ये माँ बाप ने कैसे से करनी है कंट्रोल? अच्छा, कुछ पेरेंट्स के यहाँ ये होता है कि जो रूल्स हैं वो डिफाइंड होते हैं। पता होता है कि किस टाइम घर पे रहना है और किस टाइम घर से बाहर नहीं जा सकते, आपने किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम, कौन सा टाइम है जो आपका स्क्रीन टाइम है, कब आप दोस्तों से मिलने बाहर जा सकते हैं, कब वो लोग आ सकते हैं, डिफाइंड होती हैं चीज़ें। और अगर आप कोई रूल ब्रेक करते हैं तो फिर आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस का भी पता होता है कि अगर मैंने ये ब्रेक किया तो क्या होगा। हाँ। बेहतर ये होता है कि ये रूल्स जो हैं डिफ़ाइन करने से पहले, प्लेस करने से पहले डिस्कशन हो, डिबेट हो, डायलॉग हो, पता हो। और ज़रूरी नहीं है कि बच्चे उस पर कन्विंस्ड भी हों, बट ये ज़रूरी है कि डिस्कशन हो उस पर। एक डेमोक्रेटिक स्टाइल होना चाहिए। सही बात है। और बच्चों को ये पता हो कि कर्फ्यू टाइम कौन सा है, कब वो घर से बाहर नहीं जा सकते, कब उन्हें पढ़ना है, किस टाइम वो फ़ोन यूज़ कर सकते हैं या टीवी देख सकते हैं या मूवी देख सकते हैं। ठीक। और अगर वो ये रूल ब्रेक करते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जब आप इसको डिफ़ाइन कर देते हैं तो चीज़ें सिंपल हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं। एट टाइम्स ये होता है कि डिस्कशन नहीं होती बट रूल्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं। और ये कहा जाता है कि ये रूल है, उसकी वजह ये है कि ये मैं कह रहा हूँ, बिकॉज आई एम पेरेंट, आई एम मदर, आई एम फादर, आई एम एल्डर सिबलिंग। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आता है और ये मसला है। बच्चों को अगर आपने बताया नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये चीज़ क्यों बुरी है, तो फिर उनके लिए मतलब वो क्यों आपकी बात सुने जस्ट बिकॉज यू आर पेरेंट। इसका मतलब है कि आप अपनी अथॉरिटी को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आपने बड़ी अच्छी टर्म यूज़ की, डेमोक्रेटिक जो स्टाइल है, पेरेंटिंग होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक रूल्स होने चाहिए। अब बच्चे छोटे हैं, दे आर नॉट इन पोजीशन टू टेक पार्ट इन डिसिप्लिन और वो रूल मेकिंग का हिस्सा नहीं बन सकते, तो उस सूरत में क्या किया जाए? अच्छा देखें, जो एक स्कूल गोइंग बच्चा है, यस शायद वो इतना फोर्स ही नहीं कर सकता, फोर्स राइट नहीं कर सकता, चीज़ों को डीपली शायद अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, बट वो अंडरस्टैंड कर सकता है। उसको समझाया जा सकता है, उसको बताया जा सकता है, उसके लेवल पे जाके बताया जा सकता है और समझाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। बच्चे के सामने एक रोल मॉडल बनाया जा सकता है कि अगर आप, जैसे हमारे यहाँ जब हम बड़े हो रहे थे तो हमें बताया जाता था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्ट्रगल क्या थी, लियाकत अली ख़ान की स्ट्रगल क्या थी, अलीगढ़ का स्कूल, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी कैसे बने थे, ठीक है, कैसे आपने एक स्ट्रगल को आपने एक एकेडमिक डिबेट में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये सारे के सारे रोल मॉडल थे एक टाइम पे। आप बच्चों में अगर एक आइडियल डेवलप कर दें इनिशियल ईयर्स में, तो बच्चा उससे जब भी डेविएट करेगा, उससे बाहर जाएगा, तो उसमें कन्फ्लिक्ट जनरेट होगा। और ये आइडियल डेवलप करना ज़रूरी है। एक और बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यस ज़रूरी नहीं है कि बच्चे आप जो रूल सेट करते हैं, पेरेंट्स जो रूल सेट करते हैं उस पर कन्विंस्ड भी हों। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे उस पर कन्विंस्ड हों, और शायद मोस्ट प्रॉब्ली बच्चे शायद उस पर हैप्पी भी नहीं होंगे, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली अच्छा तो किसी को नहीं लगता कि घर पे कर्फ्यू लग जाए, आप रात को 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकते, या स्क्रीन टाइम जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, या ये कंटेंट रिस्ट्रिक्टेड है। ऑब्वियसली किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बट समहाउ ये चीज़ पे ऑफ करती है और ये बच्चों की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। सो हनान साहब, वी लेट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करना है? कम्युनिकेशन। एंड कम्युनिकेशन, ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट आया ही इस वजह से कम्युनिकेशन गैप है। सो कम्युनिकेशन गैप को फिर रीगेन कैसे करना है, क्योंकि एक दफ़ा तो चीज़ करना आसान होती है, उसको दोबारा हासिल करना जो है ना वो ज़रा सा डिफिकल्ट। अच्छा देखिए, एट टाइम्स होता क्या है कि पेरेंट्स आर ड्रिवन बाय देयर मूड्स, यानी कि रूल्स जो हैं वो सेट नहीं है, वो डिफाइंड नहीं है। एक दिन उनका मूड अच्छा हुआ तो उन्होंने बच्चे से कहा ठीक है तुम रात को 12 बजे आ जाना, इट्स ओके फाइन, ठीक है। एक दिन मूड ख़राब हुआ तो उन्होंने कहा नहीं 9 बजे के बाद तो तुम बाहर नहीं जा सकते। अच्छा, विच मीन्स के बच्चे के लिए अब मतलब सिस्टम क्या है या रूल्स क्या हैं, वो 12 बजे वाली बात ठीक है, वो 9 बजे वाली बात ठीक है। जब आपने मुझे इजाज़त दी कि 12 बजे घर से बाहर चले जाओ तो वो बात ठीक थी या ये वाली बात ठीक है, या दोनों बातें गलत हैं, या शायद एक ही टाइम पे दोनों बातें ठीक भी हैं और गलत भी हैं। ये चीज़ें कन्फ्लिक्ट जनरेट करती हैं। बच्चा जो है उसके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, उसके जहन में ये होगा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी कि नेक्स्ट टाइम शायद वो ये भी कह सकता है चलो मैं पहले भी तो चला गया था, मुझे कुछ नहीं कहा था, तो मैं अब भी चला जाऊँगा लेट, मुझे कुछ नहीं कहा जाएगा। और ये वाली जो चीज़ है जहाँ पे रूल्स डिफाइन नहीं होते, यहाँ पे एक जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है वो फेयर ऑफ अननोन डेवलप होता है। बच्चे में जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है या सेंस ऑफ सेल्फ जो है
उसमें प्रॉब्लम होते हैं, उसमें इश्यूज होते हैं, और वो बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ों के कन्फ्लिक्ट में होता है जो कि शायद उसके कंट्रोल में नहीं होती। सो ये बहुत डू यू थिंक कि हर बच्चे की ज़िंदगी में या हर इंडिविजुअल की ज़िंदगी में कभी ना कभी पेरेंट्स में दोनों या कोई एक विलेन रह चुका होता है? हाँ, अच्छा, इसमें थोड़ा सा इसको टेक्निकली अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए, देयर इज अ लॉ के जब भी आप कोई एक इंडिविजुअल कोई स्पेस जो है वो छोड़ता है तो कोई और इंडिविजुअल जो है उस स्पेस को कवर अप करता है। एग्जैक्टली। अगर फादर बहुत लीनियंट है तो एट टाइम्स मदर को होना पड़ता है स्ट्रिक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फैमिली। आखिर क्यों? बच्चों का सवाल होता है आखिर क्यों? अच्छा, उसकी रीज़न, अच्छा उनके मैं बता देता हूँ पेरेंट्स के एंड पे क्या होता है या नेचुरली होता क्या है। देखिए, अगर दोनों बहुत लीनियंट है ना, ठीक है, किसी का कोई रोब है ही नहीं या कोई भी ऐसा नहीं है जो अथॉरिटी फिगर हो, तो वो फैमिली जो फंक्शनल नहीं हो सकती, वो चल ही नहीं सकती, ठीक है। किसी ना किसी को ये स्टेप लेना पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे अगर ट्रैफिक वार्डन जो है वो अपना काम नहीं कर रहा, तो आपने कई दफ़ा देखा होगा कि आम लोगों में से उठ के कोई आ जाता है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, रोड को क्लियर कराने के लिए, बिकॉज कोई अवेलेबल नहीं है, तो वो उसने वो स्पेस कवर की और उसने वो अथॉरिटी समहाउ यूटिलाइज की। ओके, सो सर, कामयाबी का मयार हम लोगों ने जो सेट किया हुआ है वो क्या होना चाहिए? क्योंकि मैं अगर ये आपसे पूछना चाहूँ कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जब अपनी जॉब्स पे जाते हैं वो ये समझते हैं कि अब हमारी पेरेंटिंग का जो है ना, हमारे जो पेरेंट्स हमारे साथ किरदार अदा कर रहे थे वो थोड़ा सा बैक ऑफ कर जाएं और अब हम अपने डिसीजन लेने में ख़ुद कामयाब हो रहे हैं हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, तो इसलिए हर डिसीजन अब हमारे ऊपर ही छोड़ दिया जाए। सो क्या ये कोई एक एग्जैक्टली टाइम फ्रेम है, कोई एज है जहाँ पर पहुँच के पेरेंटिंग का रोल ख़त्म होता है और एक इंडिविजुअल की अपनी लाइफ होती है सिर्फ? अच्छा, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा फ्रॉम ए वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। आई वाज वेरी वेरी यंग। तो वो बच्चों क्या होता है ना, बच्चे कुट्टी करके बैठ जाते हैं, मैंने खाना नहीं खाना, मैंने बात नहीं करनी। हाँ। वो वाली एज थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं हाउ ओल्ड आई वाज, बस मुझे ये पता है कि कुछ इस तरह की सिचुएशन थी। एंड आई डू रिमेंबर माई मदर केम टू मी और वो मेरे पास बैठी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, बड़े जो होते हैं वो भी इंसान होते हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाए तो उनको अदब और तमीज़ के दायरे में रह के बता देनी चाहिए। ये बात बहुत पुरानी है, ऑनेस्टली मुझे अपनी एज याद नहीं है, मुझे क्लास याद नहीं है, मुझे उनके अल्फाज आज भी याद हैं, ठीक है। अच्छा, अब पहले तो ये रियलाइज़ करना कि जो पेरेंट्स हैं वो भी गलती कर सकते हैं, ठीक है। ये पेरेंट्स के एंड पे भी ये रियलाइजेशन ज़रूरी है और बच्चों के एंड पे भी ये रियलाइजेशन ज़रूरी है। एट टाइम्स ये होता है कि हम पेरेंट्स को एक बहुत हाई पेडिस्टल पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है, जहाँ पे शायद हम उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, ठीक है, और शायद हम उनको वो स्पेस नहीं देते कि वो भी गलतियाँ कर सकते हैं। वेयर एज जो फैक्ट है वो ये है कि वो भी इंसान है, उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आई एम 30 ईयर ओल्ड, उम्र के इस हिस्से में अगर मेरी पेरेंटिंग में कोई फ्लॉज रह गए हैं तो मैं उसको ब्लेम नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। अब उम्र के इस हिस्से में या कोई भी अपने 20s में है, ठीक है, तो वो अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकता या उसको नहीं करना चाहिए। आप इस पे बात कर सकते हैं, लेकिन ये एक एंडलेस डिबेट है, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, इसको फ़ायदा नहीं होगा। क्या पेरेंट्स और बच्चों की दोस्ती होनी चाहिए? पेरेंट्स और बच्चों की बहुत दोस्ती होनी चाहिए। देखिए, बहुत दोस्ती होनी चाहिए, बच्चे इतने फ्रैंक होने चाहिए कि वो अपनी हर बात शेयर करें। देखिए, बच्चे ने चीज़ें एक्सप्लोर तो करनी है, एक्सप्लोरेशन आप नहीं रोक सकते। बच्चों ने दोस्तियां भी करनी हैं, बच्चे गलतियां भी करेंगे। प्रॉब्लम तब जनरेट होगा जब बच्चे ये सारी की सारी गलतियां, ये सारी चीज़ें छुपाएंगे और छुपाएंगे तब ही जब उनकी दोस्ती नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, डर लगेगा। एग्जैक्टली, जब वो डरेंगे। दोस्तों से आप क्यों नहीं डरते? बिकॉज आपको पता होता है ना तो वो मारपीट करेगा, ना कुछ और करेगा, ना ही वो आपको जज करेगा। डरते हैं जो घर बता देता हो। हाँ, उससे डरते हैं, एग्जैक्टली, उससे डरते हैं जो घर बता देगा। बट आपको ये पता होता है कि दोस्त कुछ नहीं कहेगा, वो आपको सही मशवरा देगा, आपके साथ खड़ा होगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको समझेगा, आपको जज नहीं करेगा, ठीक है। तो पेरेंट्स के साथ अगर ये दोस्ती हो तो ऑनेस्टली शायद बच्चों को बाहर कोई बहुत ज़्यादा दोस्तियों की ज़रूरत भी ना पड़े। अच्छा हनान भाई, आपको ये लगता है कि एक लास्ट क्वेश्चन, सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस मैटर करती हैं पेरेंटिंग में? सोशियो इकोनॉमिक क्लास इस तरह से मैटर करती है कि आपका कितना एक्सपोजर है चीज़ों के साथ। हम ये देखते हैं कि जो बहुत लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनके बच्चे भी बहुत अच्छे पढ़ जाते हैं, वो उनकी भी बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग होती है। और एट टाइम्स ये भी होता है कि बहुत अपर क्लास के बच्चों के भी बहुत मसाइल होते हैं। ऐसे मसाइल जो हम अखबारों में, टीवी में और मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखता हूँ।
सो ये दोनों तरफ से है, बट इसका डायरेक्टली ताल्लुक कोई अपब्रिंगिंग के साथ नहीं है, फैसिलिटीज़ के साथ ज़रूर है, एक्सपोजर के साथ ज़रूर है। आई गेस एक्सपोजर एक क्लू पॉइंट है। यस एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच अनान साहब फॉर कमिंग। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। ख़वातीन हमारे माशरे में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं और मुख्तलिफ ख़वातीन बिजनेसेस में अब इन्वॉल्व कर लिया उन्होंने अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, और जब से और इवन शोज में भी हमारे इम्पोर्टेंट पास रोल प्ले कर मौजूद रही हैं हैं, ख़वातीन। यस ख़वातीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही हैं। इसलिए हम लोग ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर सलमा आपको वेलकम करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हमारा विमेन स्पेशल सेगमेंट जिसमें हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, बिजनेस विमेन की बात करते हैं, आपको उनसे मिलवाते भी हैं, उनका काम कैसा है, कैसे सफ़र शुरू हुआ, ये सब आपको बताते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज एक बहुत ही ज़बरदस्त होम्योपैथिक डॉक्टर जो कि पहले प्रैक्टिस कर रही थी, फिर उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया, उसको एज बिजनेस भी अपनाया, लेकिन लोगों को उससे बड़ा फ़ायदा हुआ क्योंकि उसमें स्किन की, हेयर की बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो डिफरेंट जगहों पर अवेलेबल हैं। अब बहुत सी ख़वातीन इस तरह की चीज़ें सोचती हैं कि हम कोई मेकअप का ब्रांड मुतारिफ़ कराएँ, कोई ज्वेलरी का ब्रांड मुतारिफ़ कराएँ, लेकिन आगाज़ कहाँ से करें? तो ये सबके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, लोगों के इंटरेस्ट की बात होती है जानने के लिए कि एक औरत अपने कारोबार का आगाज़ कैसे कर सकती है, कहाँ से कर सकती है, इनिशियली क्या बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो कोशिश करेंगे इन सवालों को आज हम आंसर कर सकें। ओके, सो हमारे साथ मौजूद हैं जो एंटरप्रेन्योर भी हैं, इसके अलावा फैशन डिज़ाइनर, होम्योपैथिक कंसल्टेंट हैं, ऑर्गेनिक क्योर के नाम से इनका ब्रांड है, मोहतरमा डॉक्टर कायनात गौहर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा खैरियत से हैं आप? बिल्कुल। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसे चल रहा है आपका बिजनेस? बहुत अच्छा। आप सेटिस्फाइड हैं? टोटली सेटिस्फाइड। ओके, तो इसका आगाज़ कैसे लिया था आपने? आई पर्सनली हैड अ वेरी सेंसिटिव स्किन, तो स्टार्ट ऐसे लिया था कि मुझे कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करती थी, मार्केट प्रोडक्ट्स होती थी, तो उस टाइम पे मैंने R&D स्टार्ट की कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि ऑर्गेनिक चीज़ें होनी चाहिए जिसमें कोई केमिकल बेस्ड ना हो, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत इश्यूज होते हैं, हर प्रोडक्ट हम लोग, हर मेकअप हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो उस टाइम पे मैंने R&D स्टार्ट की ऑलमोस्ट 4 years बैक, और उसके बाद फिर मैंने कुछ प्रोडक्ट स्टार्ट की और वही बात, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। एज एन ब्रांड मैंने जो है वो 2 साल पहले उसका ब्रांड लॉन्च किया और फिर हमने प्रॉपर अच्छा, ब्रांड लॉन्च करने से पहले आपने ज़ाहिर है कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। जब बेसिस सूट नहीं करती थी मार्केट में या कोई भी मेकअप का प्रोडक्ट, तो क्या खुद से मिक्स करती थी, खुद बनाती थी चीज़ों को? हाँ, R&D मेरा सबसे फर्स्ट था, लाइक अपने स्किन टाइप का, और ख़ासतौर पे लाइक जो इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करें तो वो स्किन टाइप के लिए है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हर लोगों के लिए, हर किसी के लिए। सो फर्स्ट मैंने R&D स्टार्ट किया, उसके बाद जो है मेरे प्रोडक्ट डेवलप किए, कुछ पेशेंट्स में दिया, फ्रेंड्स में स्टार्ट किया, इर्द गिर्द लोगों से स्टार्ट किया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो उसके बाद ही उसको हमने जो है मार्केट में लॉन्च किया। इसके ये जो आपके ऑर्गेनिक क्योर है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दस्तयाब हैं? सर इसमें सीरम्स है, क्रीम्स हैं फॉर फेस, मल्टीपल इश्यूज़ के लिए हमारे पास सीरम्स है। इसमें लाइक नायासिनामाइड सीरम है, हाइलुरोनिक एसिड सीरम है, सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड सीरम है, मिलाज़मा के लिए क्रीम्स हैं, और के अलावा क्रीम्स हैं, टॉनिक्स हैं, हेयर ऑयल, और इन सब के फार्मूलाज आपने खुद बनाए हैं? सबके फार्मूलाज खुद हैं। उसकी रिसर्च कैसे आप करती हैं? Sir, internet is the most अच्छा, सारी चीजें ऑर्गेनिक एंड दैट मींस कि वो टोटली ऑर्गेनिक, उसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं, प्रोडक्ट नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, उसमें कोई आर्टिफिशियल जो सेंस है, फ्रेगनेंसेस वो भी नहीं होती है आपकी प्रोडक्ट्स की। लाइफ उसकी 3 years टोटली वो जो है वो सेफ है, आप यूज कर सकते हैं प्रिजर्वेटिव्स के बगैर। प्रिजर्वेटिव्स के बगैर, उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड हैं वो भी ऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव्स हैं। एंड यू सेड कि आप इंटरनेट से ले रही हैं, सो इसमें होम्योपैथिक का कितनी इन्वॉल्वमेंट है आपकी? होम्योपैथिक इन्वॉल्वमेंट ये है कि लाइक जो कुछ ऐसी एक्सट्रैक्ट्स है, कुछ प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट्स है जो मैं होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज से ले रही हूँ, जो कि ISO सर्टिफाइड हैं, हलाल है, और वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, और मैं फर्दर एज अ थर्ड पार्टी उनसे लेके उनके जो प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट्स हैं तो उनको आगे मैं फर्दर अपने प्रोडक्ट्स में यूज कर रही हूँ। ब्रांड लॉन्च करने का ख्याल आपको कैसे आया? ब्रांड लॉन्च करने का ख्याल ऐसे आया था कि एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स किया था मैंने लम्स से, उससे पहले वही एज एन नॉर्मल फ्रेंड्स में डिस्पेंस करना, पेशेंट्स में डिस्पेंस करना, लेकिन जब मैंने लम्स से कोर्स किया, उन्होंने हमें प्रॉपर स्ट्रेटजी के बारे में गाइड किया कि हम कोई अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप लेना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, एंड फिर कोविड के टाइम पे बहुत इश्यूज आए, हालांकि मैं उस टाइम पे लॉन्च करना चाह रही थी लेकिन कोविड हो गया, उसके बाद फिर आई प्रॉपर्ली बना। मुझे ये बताएं कि गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो इसमें आपने कौन कौन से सीरम्स यूज़ करने, कौन कौन सी क्रीम्स यूज़ करनी है, और मेकअप जो है वो क्या चीज़ें एक बेसिक आपको देखनी चाहिए? ओके, सबसे पहले जो हमारे पास समर स्किन केयर में आता है दैट इज सनस्क्रीन। सन ब्लॉक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चाहे वो टीनेज गर्ल्स हैं, चाहे वो एजेड गर्ल्स हैं, चाहे किसी को एक्ने का इशू है, नहीं है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, तो सनस्क्रीन इज़ फॉरमोस्ट थिंग कि वो उन्होंने यूज़ करना ही करना है।
साथ ही समर स्किन रूटीन में बहुत से लोगों को जो एक्नी का इशू होता है ऑयली स्किन वालों के लिए, तो उसमें हम लोग सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं, चाहे वो क्लिनजर हो जाए, चाहे वो सैलिसाइलिक एसिड आप डायरेक्ट अप्लाई कर ले बहुत स्मॉल क्वांटिटी में 1% या 2% सोल्यूशन के फॉर्म में। सो ये चीज़ें जो है तो मस्ट है। बाकी ऑयल कंट्रोल की जो है वो आप कुछ भी लाइक आपको एक्सफोलिएशन, लेकिन वंस अ वीक, हमारे यहाँ एक्सफोलिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा कर ली जाती है, वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक, नॉट मोर देन दैट। बाकी ड्राई स्किन वालों के लिए भी सनब्लॉक जो है उतना ही रिकमेंडेड है जितना कि ऑयली स्किन वालों के लिए। और इस तरह जिनकी ड्राई स्किन है तो उनके लिए ऑयल बेस्ड क्लिनजर अवेलेबल होते हैं, तो वो समर्स में उसको ज़रूर फॉलो करें ताकि उनको कोई भी जो है वो कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, ये तो स्किन के लिए कुछ ज़बरदस्त किस्म की टिप्स हो गई क्योंकि अब गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है। अब वो ख़वातीन जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं बट डरती इस बात से है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट होता है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब मोस्टली जो हमारी फीमेल्स जो काम स्टार्ट कर सकती हैं, जो उनके पास स्किल्स होते हैं, चाहे वो सिलाई है, कढ़ाई है, कोई वो आर्ट वर्क हो सकता है, आर्टिस्ट है हमारे पास आजकल बहुत ज़्यादा, तो उसमें हमारा सबसे बड़ा यही मिसकंसेप्शन है कि हमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। जब तक हम लोग लाइक 2 or 3 लाख जमा करते हैं तब तक वो उसकी वर्थ नहीं रहती, फिर 5-6 लाख जमा करने उस चक्कर में हम लोग जो है वो डिले करते जाते हैं। हमारी बहुत सी फीमेल्स ऐसी हैं, बहुत स्किल्स हैं उनके पास, लेकिन वो काम नहीं करती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि हम बहुत सी छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ अपना जो है वो काम स्टार्ट करें। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये भी कर सकते हैं कि आप लोग ज़रूरी नहीं कि अपना पैसा ही इन्वेस्ट करें, आप ऑर्डर्स लें, आप उनसे एडवांस पेमेंट ले लें, आप उसमें ही मटेरियल लेके आप ऑर्डर डिस्पैच करके आप उसमें से अपना खर्चा निकाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारी मिसकंसेप्शन है। ऑनलाइन बिजनेस के ऑप्शंस बेहतर रहते हैं या आपकी फिजिकली प्रेजेंस जरूरी है? ऑनलाइन इज मोर। फिजिकल हम कर सकते हैं, ऑब्वियसली करना चाहिए बाद में थोड़ा सा एडवांसमेंट में जाके, लेकिन ऑनलाइन इज मोर गुड फॉर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि वो घर से बहुत से हमारी फीमेल्स ऐसी हैं बैकवर्ड एरियाज की हैं जिनको घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, तो वो घर बैठ के अपनी कोई भी चीज़, चाहे वो फ्रंट पे अपना फेस लाना चाहें या नहीं, वो अपना घर बैठ के अपनी हर एक चीज़ जो है वो सेल भी कर सकती हैं। और ऑनलाइन जो है मार्केट बहुत बड़ी है ना, मतलब काफ़ी हम हर तरह के, हर सिटी को हम टारगेट कर सकते हैं, हर एज ग्रुप को हम टारगेट कर सकते हैं, तो आई गेस ऑनलाइन इज मोर गुड फॉर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं कि आपके इस सारे वेंचर की आपके एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, अब आप सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड है अपने ब्रांड के ऊपर या होम्योपैथिक भी आपके साथ? मेरी होम्योपैथिक इज माय पैशन, वो मेरा मस्ट है। सो मेरी प्रैक्टिस चल रही है, आई एम प्रैक्टिसिंग एट अ हॉस्पिटल एंड प्राइवेट क्लिनिक। ठीक है। और ये ऑर्गेनिक क्योर जो ब्रांड है, इस ब्रांड को क्या आपका प्लान है, इसके अंदर कुछ चीज़ें इन्वॉल्व करने का और प्लान है? अभी वर्किंग हो रही है अपनी पर्सनल वेबसाइट के ऊपर, और हमारी जो है वो कुछ डील्स हो चुकी हैं। आपकी फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी मिथ्स भी हैं जो आप बर्स्ट करना चाहें, कुछ अगर मिथ्स जो आपको कॉमनली सुनने को मिलती हैं। होम्योपैथिक के बारे में कि होम्योपैथिक के बारे में नहीं, ये स्किन के हवाले से। स्किन और आपकी ऑब्वियसली आपका जो ब्रांड है इट्स रिलेटेड टू ब्यूटी एंड स्किन ना, सो इससे रिलेटेड कुछ अगर मिथ्स हैं तो? मिथ्स सबसे बड़ा एक हमारा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा हाईली केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स अगर यूज़ करेंगे तो ही जाके हमें कोई ना कोई रिजल्ट्स मिलते हैं, खासतौर पे फॉर वाइटनिंग, ऐसा सोचते हैं मिलाजमा, ठीक है। लाइक बीइंग इनटू एस्थेटिक्स, हमारे पास पेशेंट्स बहुत से ऐसे आते हैं उनको लगता है कि लेजर्स के अलावा कोई हल नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स डू गिव रिजल्ट्स, लेकिन वो थोड़ा सा हमें कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ करना होता है। मैक्सिमम 15 डेज के बाद ही जाके वो आपको रिजल्ट देना स्टार्ट करते हैं। वो इतना इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं देते, जिसकी वजह से लोगों को होता है कि आपके अपने प्रोडक्ट्स में सबसे अच्छा फीडबैक किस प्रोडक्ट का आता है? हेयर्स के लिए अगर हम देखें तो एंटी हेयर फॉल सीरम इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सेलिंग, क्योंकि री ऑर्डर्स आते हैं, सैलिसाइलिक एसिड है और उसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं लोगों को। रिजल्ट्स एंटी हेयर जो आपका ये सीरम है, ये बालों की ग्रोथ को सिर्फ बालों की ग्रोथ को स्ट्रॉन्ग करता है या सिर्फ जो गिरते बाल है उनको रोकता है? सही, गिरते बालों को भी स्टॉप करता है, न्यू हेयर ग्रोथ की प्रमोशन भी करता है। इनफैक्ट जिन लोगों में एलोपेशिया है, बाल झड़ का जिन लोगों को मसला होता है, उन लोगों में भी इट हेल्प्स। और ये आपका एक प्रोडक्ट हर किस्म के एज के लिए वैलिड है? हर किस्म के एज के लिए वैलिड है। लाइक आप जो है 13 इयर्स ऑफ एज, 12 इयर्स ऑफ एज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो हम ऑयल के अंदर मिक्स करके अप्लाई करते हैं। खासतौर पर जिन लोगों को बाल झड़ है या एलोपेशिया का जिन लोगों को इशू है, उनको हम डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए उनका तो एक इशू रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन जिनके ऑलरेडी वो एज पे हैं 60 65 नहीं। और अगर किसी की तबाही हो चुकी है, लेट्स सपोज बालों की या स्किन की, क्या उसको रिकवर करने के लिए क्यों इसको गलत समझा जाता है कि ये तबाही क्यों है? ये तो अगर बाल गिर गए तो भाई तबाही है ना। क्यों नहीं, मैं तो हेयर फॉलिकल नहीं करूंगा। Why not, man? नहीं, अगर हेयर फॉलिकल नहीं है, वहाँ से हेयर फॉलिकल ही खत्म हो चुका है, तो वहाँ पे फिर आप कोई सिरम,
कुछ भी आप अप्लाई कर लो देखिए वो नहीं होता, बंजर फिर वहाँ पे जमीन हमसे पे फसल काश्त नहीं होती। हमने फसल काश्त करनी क्यों है? बंजर जमीन भी ठीक है। बंजर जमीन पे आप कुछ और भी कर सकते हैं बिजनेस, जरूरी नहीं है फिर कि हम आप वहाँ उसपे पे खेती हेयर बाड़ी ट्रांसप्लांट करें। रिकमेंड बंजर करते जमीन हैं। पे क्या बिजनेस होगा? बाल गए तो बस कहानी नहीं, बंजर जमीन पे हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट इज पेनफुल एंड एक्सपेंसिव नो, इट्स प्रोसीजर। नॉट पेनफुल, इट्स नॉट पेनफुल। भाई साजिद हसन का एक बहुत बड़ी एग्जांपल, ऑल्दो वो मिस हैंडल्ड केस था, Yes. बट ज़ाहिर है लोग डरते हैं ना देखने के हाँ, बाद। It's नहीं not नहीं, very एक्चुअली easy. हेयर ट्रांसप्लांट इज क्वाइट सेफ। बस वही बात है, हमेशा हर प्रोसीजर के लिए, चाहे वो एस्थेटिक्स का कोई भी प्रोसीजर हो, डॉक्टर अच्छा सेलेक्ट कीजिए हमेशा। अच्छा, ये बताइएगा कि अब गर्मियों में मेल प्रॉब्लम में एक ये बहुत प्रॉब्लम है कि हम लोग टी शर्ट्स पहनते हैं, Yes. जिसकी वजह से चलें फेस को तो हम बचा लेंगे, बाजू काले लेकिन हो क्या जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ बाजुओं के ऊपर सनस्क्रीन लगाने से हो जाएगा मामला हल, या कुछ और भी करने की नहीं जरूरत नहीं है? नहीं, सिर्फ बाजू पे नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्स के लिए भी सन ब्लॉक उतना ही रिकमेंडेड है जितना Obviously. फीमेल्स के लिए, लेकिन सिर्फ सन ब्लॉक से, लेकिन डायरेक्ट एक्सपोजर ये है कि वो आपके जो है वो काफ़ी हद तक कम कर देगा, लेकिन वही बात, जितना आपकी डार्क आर्म्स आपके डार्क हो जाते हैं, उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई लाइटनिंग क्रीम जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। खासतौर पे जो लड़के जो है बाइक यूज़र्स हैं, तो उनके लिए खासतौर पे, क्योंकि इतना ज़्यादा सनस्क्रीन ऑब्वियसली आपको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वही बात है कि सनस्क्रीन या तो वो हर 2 घंटे बाद रिपीट किया जाए, लेकिन कोई ना कोई आपको स्किन लाइटनिंग क्रीम जो है वो ज़रूरत पड़ती है, जितना डार्क हो जाता है। और Obviously, एक क्योंकि बहुत मेकअप डिफरेंस की, होता अगर है। मैं वैसे पूछूं, एक मेकअप की लाइफ कितनी होती है एक दफ़ा मेकअप की, चाहे जितना मर्जी आपने अच्छा प्रोडक्ट यूज़ किया? डिपेंड करता है 6 मंथ्स और 12 मंथ्स। नहीं नहीं, जो आपने अप्लाई एक किया दिन में एक जो दिन में, अप्लाई कर लिया, कितने घंटे? 6 to 8 hours? 6 to 8 hours मैक्सिमम। 6 to 8 hours। हाँ, उसके बाद आप क्लिनजिंग करें, Mostly products प्रॉपर से- क्लिनजिंग करके उसके बाद आप फेस वॉश करें। रात को सोने से पहले कुछ रूटीन फॉलो करनी चाहिए स्किन बिल्कुल केयर करनी के चाहिए, लिए? बिल्कुल करनी क्या चाहिए। होनी चाहिए? खासतौर पे क्लिनजर इज द वन फॉरमोस्ट थिंग, क्योंकि हमारा आजकल जो पॉपुलेशन का जो रेशो चल रहा है, सॉरी पोल्यूशन जो जितना चल रहा है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि उसके साथ हमारे लिए जो है वो जो क्लिनजिंग है, दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन अगेन अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, हमारा क्या होता है कि ड्राई स्किन होती है, हम लोग अगेन उसके ऊपर जो है वो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड या ऑयल कंट्रोल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होती है वो यूज़ करते हैं, वो फर्दर ड्राइनेस होती है। और ये अच्छा, ये हमारा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड और इस तरह की और 3-4 चीज़ें जो हम बहुत फ्रीक्वेंट सुनते हैं, Yes. क्या उनको डायरेक्टली अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि समटाइम्स जब हम ब्यूटी क्लिनिक्स पे जाते हैं या एस्थेटिक क्लिनिक्स पे जाते हैं, Yes. वहाँ पे तो डिफरेंट प्रोसीजर्स में ये एसिड्स यूज़ होते हैं। Yes. क्या घर पे इनका इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन आपके जो हम नॉर्मल स्किन केयर में इसको यूज़ करते हैं उसकी परसेंटेज जो है वो डिफरेंट है, और जो क्लिनिक में एस्थेटिक प्रोसीजर्स के लिए यूज़ किया जाता है उनकी परसेंटेज क्या प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन होता है कि अगर घर पे Exactly. इस्तेमाल करें तो कैसे और कितना? बिल्कुल उसके ऊपर मेंशन होता है। लाइक हमें पता है जो विटामिन सी है, इट्स बेस्ट यूजिंग लाइक 15 to 20% विटामिन सी होना चाहिए, तभी जाके वो हमें कोई अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी प्रोडक्ट है ये अनियन ऑयल, बालों के लिए एज अ होल ऑयल है, नॉट स्पेसिफिक अनियन ऑयल है, लेकिन उसके अंदर 9 ऑयल्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं और 5 हर्ब्स हैं उसके अंदर, ये फायदा देते हैं? फायदा देते हैं। रियली? नहीं तो किस लिए बने हैं, फिर फायदा नहीं देंगे तो। नहीं, मतलब मेरा We have good reviews of it. ओके। अच्छा, एक और चीज के नहीं, क्योंकि आप चाहते आपके हैं तो हर्बल प्रोडक्ट्स पे भी रिसर्च है आपकी, Yes. कोई एक ऐसा इंग्रेडिएंट बता दें नेचुरल जो हमें अपनी रूटीन में शामिल कर लेना चाहिए स्किन के लिए, बालों के लिए, प्याज खाया जो करें। ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो और डेली यूज करें? नहीं, घास से फर्क नहीं पड़ेगा। प्याज? घास? देखिए, बोलते हुए बंदे को तो घास स्किन के लिए अगर हमारे पास कोई अच्छी चीज़ अगर आए, दैट्स बायोटिन, हम लोग अक्सर रिकमेंड करते हैं बायोटिन लेना चाहिए, या फिर ओमेगा 3 विटामिन ई कैप्सूल या ओमेगा 3 इज़ अ वेरी गुड, एंटी एजिंग करता है, वो आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, वो हाइपर पिगमेंटेशन को कवर करता है, वो बालों को अच्छा करता है। तो ओमेगा 3 या जो फिश ऑयल, आमतौर पर लोग उसको फिश ऑयल कैप्सूल्स कहते हैं, तो वो इट्स अ वेरी गुड सप्लीमेंट फॉर स्किन एंड हेयर। जी, दिन में 3 दफा? नहीं, रात को 1 दफा भी रात को और वैसे एक हदीस भी है कि आप लेकिन किसी भी consistency दूसरे के साथ। शहर में जाएं तो आप उस शहर का प्याज खा लें तो उस शहर की बीमारियां आपको नहीं लगती, बहुत तो इसलिए प्याज खूबसूरत इज बात। वेरी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा गुफ्तगू you so करके। एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ रहे।
वेलकम बैक नाज़रीन। शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी, जिस पे हम अक्सर बात करते हैं, हमारी नौजवान नस्ल को इससे कैसे महफूज रखा जाए। निज़ाम तालीम को क्रिटिसाइज़ करना मसले का हल नहीं है। तालीमी इदारों में तालीम का अमल, तदरीस का अमल बखूबी अंजाम दिया जाता है। उसी यूनिवर्सिटी से एक डॉक्टर या इंजीनियर बनता है जो इंटरनेशनल लेवल पे जाके सर्व करता है, मुल्क का नाम रोशन करता है। उसी यूनिवर्सिटी में अगर एक ऐसा बच्चा मौजूद हो जो किसी के हाथों एक्सप्लॉइट हो रहा है, किसी शिद्दत पसंद ग्रोह के साथ उसका उठना बैठना है, या वो किसी की बातों में आ जाता है, तो उस एक केस को हम एज केस स्टडी नहीं ले सकते। लेकिन उस एक नौजवान को भी हमने कैसे राह रास्त पे लाना है, ये हमारा आज का मौजू होगा कि हम अपनी नौजवान नस्ल को कैसे एक्सप्लॉयटेशन से बचाएं, कैसे उनको एक्सट्रीमिज्म से बचाएं और कैसे उनको राह रास्त पे लें। और आज हमारे साथ मौजूद हैं वेरी सीनियर एजुकेशनिस्ट जनाब प्रोफेसर डॉक्टर राशिद आफ्ताब साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग। खैरियत से हैं आप? डॉक्टर साहब, अभी ही प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपने जिक्र किया 3 पॉइंट्स का जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, दैट इज़ यूथ, एक्सट्रीमिज्म और एजुकेशन। तो तीनों का आप ताल्लुक कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इसको ना एज अ नेक्सस अप्रोच के तहत देखता हूँ। ठीक है, क्योंकि तीनों बड़ी इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंस वेरिएबल्स हैं। जहाँ तक देखें एक्सट्रीमिज़म का ताल्लुक है, अगर आप उसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखें वो ये है कि अगर आप होल्ड करते हैं ऐसे एक्सट्रीम ओपिनियंस, और ओपिनियंस हमेशा परसेप्शन बेस्ड होते हैं, पर्सनल बेस्ड होते हैं, ठीक है, और किस कॉन्टेक्स्ट में, बेशक वो पॉलिटिकल हो, बेशक वो रिलीजियस हो, बेशक वो आइडियोलॉजिकल हो, तो इसमें जब भी आप एक्सट्रीम अपने ओपिनियंस को फर्म बिलीव कर देते हैं तो वो एक्सट्रीमिज़म बन जाता है। ठीक है, सही। सेकंड चीज़, जो फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं एक्सट्रीमिज़म के साथ, और ये फैक्टर्स भी दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, एक कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी कि पर्सपेक्टिव क्या है, हाँ, और दूसरा ड्राइविंग फोर्स क्या है। एक कॉन्टेक्स्ट क्या और एक ड्राइविंग फोर्स क्या। अच्छा, अब जो फैक्टर्स वो हो सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, आपके सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत से फैक्टर्स, ठीक है ना। तो ये वो फैक्टर्स हैं, लेकिन इनको जनाब ना जो दो मैंने एस्पेक्ट्स बताए वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो 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 सेकंड जो आप बात की जी कि एजुकेशन की, एजुकेशन जाहिर है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन में कौन लोग होते हैं वो यूथ होती है बाई एंड लार्ज, ठीक है, जो है ना लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है, और ये स्टार्ट हो जाती है, मेरा ख्याल है कि एजुकेशन का लफ्ज़ से भी ज़्यादा अगर मैं बेहतर लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, लर्निंग प्रोसेस, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द होम, मतलब जो है ना घर से आपकी लर्निंग शुरू हो जाती है, एनवायरनमेंट कैसा है घर का, और ये वो एज होती है किसी भी बच्चे या बच्ची की कि जहाँ से ना उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, और जो ना ये इनिशियल एज के अंदर जनाब ना आपकी पर्सनैलिटी के जो है ना जो फुटप्रिंट्स जो ना इनग्रेव्ड होते हैं उस बच्चे में, वो जो है ना काफ़ी हद तक नजर आने लग जाते हैं। सेकेंडली आ जाते हैं, ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ 3 लेवल की एजुकेशन है, एक प्राइमरी लेवल है, जो स्कूल लेवल है, सेकेंडरी लेवल के अंदर जनाब टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन भी आ जा सकती है, और जहाँ से हम लोग यूनिवर्सिटी से, जिस तरह मैं पब्लिक पॉलिसी को डील करता हूँ रिफा के अंदर, वो टर्शरी लेवल के अंदर एजुकेशन, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अब जो पाकिस्तान की डेमोग्राफिक ये कहती है कि तकरीबन अब अगर 220 मिलियन की आबादी है या 228 मिलियन की आबादी है, तो उसके अंदर तकरीबन 60% जो है ना वो प्रोपोर्शन जो है ना वो यूथ जो डिफ़ाइन है, जो है ना 15 से IL जो है ना 28 ईयर्स वगैरह की। अच्छा, अब ये ज़्यादातर जो है ना ज़ाहिर है कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये बच्चे बच्चियाँ अपने आप को ग्रो करते हैं। एक तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है अभी,
उसके अंदर कुछ जो ना गैप्स एग्जिस्ट करते हैं। जो तरबियत का कॉन्सेप्ट है और वो मिसिंग है, वो मिसिंग लिंक है। यूजुअली एजुकेशन सिंगल फोकस्ड ओरिएंटेड बाय एंड लार्ज जो है ना यूथ फोकस है, दैट इज़ मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, नंबर 1। अच्छा, और जो वो जो है ना, जबकि एजुकेशन जो है ना इसके बहुत सारे डायनेमिक्स हैं। इसका एक एथिकल डायनेमिक्स है, एक रिलीजियस डायनेमिक्स है। आपके सामने इस्लाम में कि इल्म हासिल करना हो तो चीन तक आप जाएं, और एक सोसाइटी को चेंज करने का डायनेमिक्स है जिससे मुल्क को फ़ायदा होता है। ठीक है, दुनिया के अंदर जो अगर 4-5 हम रेवोल्यूशन देखें, जो फर्स्ट जनरेशन रेवोल्यूशन जो था, उसके अंदर हंटिंग इरा था। सेकंड के अंदर जो है ना एग्रीकल्चर इरा आया। तीसरा इरा आया है इंडस्ट्रियलाइजेशन का।